ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डी डी ओवरलैपिंग। हाँ देख, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं। अच्छा, क्या कुछ होमवर्क दिया था? अच्छा तो ठीक, डी पाई। ओके, कौन कौन से कंपाउंड दिए थे? एग्जाम्पल कौन सा दिया था? अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने हैं। हाँ एक मिनट, हाँ बोल बेटा। हाँ तो यार एग्जाम्पल ही पूछ रहा हूँ, अल्टीमेटली यही बोल रहा हूँ ना, कौन से कंपाउंड में पी पाई डी पाई होगी, यही मैंने आपके बोला ना बेटा। तो कौन से कंपाउंड में पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगी, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, है ना। हाँ तो बताइए बेटा कि कौन से कंपाउंड, आपको कौन कौन से कंपाउंड मिले जिनमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हो सकती है? H3 H3PO3, ठीक है, और Fe, ए आयनिक बॉन्ड बनता है उनके बीच में, Fe मेटल है। अरे यार, ये बोल रहा हूं आयनिक बॉन्ड बनता है, फिर से वही मेटल और कम से कम नॉन मेटल के बीच में, तो ऐसा मत करो बेटा, आपको नॉन मेटल के बीच में बनाना है, ठीक है। और बोलिए। अगर मैं बात करूं परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं परफेक्ट एग्जाम्पल में मूव करूं बेटा, वो हमारे पास आता है जनरली, अगर मैं देखूं तो वो हमारे पास या तो SO3 या कोई ऐसा कंपाउंड जैसे आपका HClO4 देखा था हमने, HClO4, तो वहां पर इस टाइप के कंपाउंड में आपको पी पाई डी पाई मिलेगा, क्योंकि उधर ऑक्सीजन है तो उसका कंपलसरी पी ही होने वाला है, और इधर हमारे पास क्लोरीन है, उसका डी भी आएगा, तो वहां पर पी पाई डी पाई बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तूने जो बोला वो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर डी और पी जो मिल रहा है बेटा, वो हो सकता है कि भाई हमारे पास, ये बात सीधी सीधी है, वहां पर एक ही बॉन्ड है, वहां पॉसिबिलिटी हमारे पास एक बॉन्ड के बेसिस पे देखना है, जबकि यहां डबल बॉन्ड ज्यादा हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल वो भी सही है, क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा, क्योंकि अगर वहां जो पाई बॉन्ड बनेगा वो एक पी और डी के बेसिस पे बनने वाला, ऑक्सीजन का पी होगा, उधर वाले सामने वाले का डी होगा, तो पी पाई डी पाई होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी वहां पर है नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि बेटा हमारे पास जो दो एग्जाम्पल मैंने और एक्स्ट्रा आपको बताया, ये बहुत इसके अलावा भी पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम्पल ऐसे सोचने हैं जो बेसिकली थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट हो। अब आप ध्यान दो, मैं बार बार वही पॉइंट पर आना चाहता हूं कि बेटा आपका डी बॉन्ड, मतलब डी ऑर्बिटल जहां वेकेंट होगा वही एक्स्ट्रा बॉन्ड बना पाएगा, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड की बात करेगा, और सुपर ऑक्टेट कंपाउंड वहीं पर बन पाएंगे जहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं, और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने मतलब फिर डी की बात होगी, और डी जब आएगा बेटा तो वहां पर ही डी पाई वाली बात कर सकते हैं ना। ऑक्सीजन का तो ऑब्वियस है कि बेटा पी ही यूज होने वाला, डी तो वहां है नहीं, तो SO3 में एग्जाम्पल दिया तो ऑक्सीजन का तो पी, जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो केवल पी, और दूसरा जो आपका बनेगा बॉन्ड बेटा वो हमारे पास डी के साथ, तो जो पाई बॉन्ड बने वो पी पाई डी पाई की ओवरलैपिंग से बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? कनेक्ट हुआ? कनेक्ट हुआ क्यों? क्योंकि कल इससे पहले हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट में पहले किसी को कोई डाउट है तो जरूर बोल देना, कि मैंने आपको यह समझाया कि बेटा जब कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रहा था कि पी और डी में ओवरलैपिंग केवल पाई बॉन्ड के बेसिस पे हो सकती है, सिग्मा बन नहीं सकता है। अगर आप सिग्मा के लिए जा रहे हो तो वहां तो गड़बड़ वैसे ही होगी, तो ऑब्वियस है कि बेटा पी और डी ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बेस पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? पी पाई और डी पाई बोलते हैं। तो अब मैंने ये पूछा इसका एग्जांपल, ये कहां कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास उस केसेस में आपके पास SO3 एग्जाम्पल जैसे है, उसने H3PO4 बोला जैसे एग्जाम्पल, और हमारे पास अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल में आता हूं बेटा,
HClO4 जैसे मैंने आपको बताया, ये सब आपको मिल जाएंगे। कनेक्ट हुआ मेरी बात? पहले तो ये दिमाग में रखो कि बेटा p पाई d पाई बनने की कंडीशन क्या है कि एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, तो उसमें ओवरलैपिंग होगी तो एक ही कंडीशन वहां पर पॉसिबल है। ठीक है, पॉजिटिव 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 का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ। हाँ, तो वैसे दिखाया था ना अपन ने, मैंने पहले साइन ऊपर नीचे पॉजिटिव लिख कर दिए थे, फिर चेंज किया था ना। तो क्या रखा था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है, दूसरी बात, हाँ वो कुछ पूछा था भाई, क्लियर हो गया ना? हाँ, और किसी को कोई डाउट? दूसरा एक पॉइंट उठा था बेटा, जस्ट मैं उस पॉइंट पे आ जाऊं, लास्ट फिर इसको डिस्कशन करते, फिर मैं उस वहां पॉइंट पे आऊंगा। देखो ये सब चीजें आपके क्वेश्चन से ही मैं करेक्ट कर पाऊंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें ना चले। एक कंडीशन ऐसी आई थी कि मैंने आपको बोला था कि बेटा हमारे पास, जब मैं बात कर रहा था कि हम अभी तक जो चीजें सीख रहे हैं ओवरलैपिंग में, उसमें हमारा मेन टास्क है कि बॉन्ड बने। ये बात हुई थी कि हमारा मेन पर्पज क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो उसके लिए किस टाइप की ओवरलैपिंग चाहिए? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही? किस टाइप की ओवरलैपिंग चाहिए? तो एक लोब का पॉजिटिव पार्ट तो दूसरे लोब का भी पॉजिटिव पार्ट, वही ओवरलैप करने चाहिए। और उसका रीजन आपको समझा देते हैं, मैं आप दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा। समझे ना सबको? रीजन बताया था ना, तो याद होना चाहिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं। क्लियर है ना सबको? अब ध्यान दो बेटा कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब हुई तो बॉन्ड बना, हमने बात कही। अब हो क्या रहा है, देखो जब वो साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए या पार्शियल ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं, तो जो पार्शियल ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं, या तो एक हमारे पास जो ऑर्बिटल है p का, वो जो भी एक्सेस है वो ऐसा है, तो दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कर दोगे दूसरे का ऐसा लेके आ जाओगे ताकि केवल पॉजिटिव देखें हम, क्यों? क्योंकि फिर इसका एक्सेस चेंज हो जाएगा ना बेटा। तो अब मजबूरी क्या है, ये ध्यान दो, हमें तो बॉन्ड बनाने से मतलब है पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव वाला लोब ओवरलैप कर रहा है, तो उस समय कंफ्यूजन या उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान देना कि अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं मतलब बॉन्ड बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, इतनी बात हमने करी थी, या आपने खुद डिसाइड किया था कि साइडवेज ओवरलैपिंग जो होती है वो कम होती है, इससे वो बॉन्ड वीक बनता है। हाँ कि ना? ये हमने बात करी थी। तो ऐसा मत करना कि बेटा आप एक लोब को, क्योंकि आगे जाके ही चीजें हमें समझनी भी है, एक लोब को आप अलग एक्सेस से ला रहे हो, दूसरे लोब को अलग एक्सेस से ला रहे हो, तो वो आपका ऑब्वियस है कि बेटा ओवरलैप नहीं कर सकता है। और स्पेशली नहीं कर सकता इन द सेंस, मेरा पॉइंट यह है बेटा, नहीं करने का पर्पज मैं जो कहना चाह रहा हूं, बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। ओवरलैप भले करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्म की कर रहे हैं। तो आगे की सिनारियो में जो कहां पर क्या कंडीशन है मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। तो मेन चीज हमें बॉन्ड फॉर्म करना है बेटा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग का होना, यानी ओवरऑल बोलूं तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का होना, दैट इज मस्ट कंडीशन। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सबको? ठीक, मैं इस डी ओवरलैपिंग, डी ओवरलैपिंग में आ रहा हूं। तो डी ओवरलैपिंग में बेटा हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। इस तरीके से बेटा हमारे पास डी ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा, और हमारे पास अगर हम चेंज करें, देखें दूसरा, तो ये इसके साथ जाएगा और बेटा ये इसके साथ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो एक टाइप से कैसा हुआ बेटा, 4 के 4 लोब ओवरलैप कर गए। और वो कैसा होगा, एक 4 लोब ऐसा है, एक 4 लोब ऐसा है, तो 4 के 4 लोब ओवरलैप कर रहे हैं। 3D में विजुअलाइज करो थोड़ा, उसको कर सकते हो? हाँ कि ना? क्या होगा बेटा, ये 4 लोब है
सपोज करिए ये 4 लोब हमारे पास ऐसे हैं, तो एक 4 लोब वाला इधर से आ रहा है, एक 4 लोब वाला इधर से आ रहा है, तो 4 के 4 लोब जो होंगे, इसका इसके साथ जाएगा और नीचे आएगा, इसका इसके साथ जाएगा, तो 4 के 4 लोब क्या हो रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे हाँ कि ना? अब देखो बेटा, जब ऐसा होता है 4 के 4 लोब ओवरलैप करते हैं एक साथ, यहां एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम नाम देते हैं बेटा डेल्टा बॉन्ड। तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि 4 लोब्स आर ओवरलैप, ठीक है? अगर 4 लोब ओवरलैप हो रहे हैं बेटा, देन इट विल फॉर्म अ specific type of bond that is known as delta bond. Delta bond. समझे? अरे समझे? ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि जब भी डी ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड है, और उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड। गॉट इट एवरीवन? ये स्पेसिफिक, और ये बहुत कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि बेटा बहुत ज्यादा मिलने वाला। आप ये कभी नहीं देखो कि बेटा ये बहुत ज्यादा आपको दिखेगा, बहुत कम आपको ये मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप का है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? सो द 4 lobe of a single d orbital and another 4 lobe of another d orbital are overlap with each other to form a specific type of bond that is known as delta bond. Got it everyone? समझे कि नहीं समझे कि वो 4 लोब एक d ऑर्बिटल के, बाकी के जो 4 लोब है बेटा दूसरे d ऑर्बिटल के, वो अगर ओवरलैप करे तो उसके बेसिस पे बेटा जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीटली ये बता दिया। एनी डाउट? समझे? यहां एक और चीज, फिर से भी बात, किसी को भी पॉजिटिव दिखा दो, किसी को भी नेगेटिव दिखा दो, ओवरलैप पूरा प्रॉपरली वो होगा। अगर वो पूरा ओवरलैप हो रहा तो फिर बात ही खत्म हो गई ना कि बेटा हमारे पास हाँ बॉन्ड बनना है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ दिखाना है। ऐसा मत करना कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ दिखाओ। जब भी मैं बात कर रहा हूं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी है कि पॉजिटिव पार्ट ओवरलैप करना चाहिए तो ही बॉन्ड बनेगा। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो यहां पर भी ऐसा है, अगर डेल्टा बॉन्ड बन रहा है मतलब इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझे हाँ कि ना? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो बेटा ये डी ओवरलैपिंग थी, जो छोटा सा पार्ट हमारा बाकी था उसको मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअली ओवरलैपिंग के टाइप कंप्लीट होते हैं, लेकिन अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इतना सबको क्लियर है? अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में मैं थोड़ा सा मूव करता हूं बेटा। जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं ये मेजर टाइप है, लेकिन स्पेसिफिक में अगर मैं मूव करता हूं बेटा तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो पहला हमारे पास आता है, जैसे हमने अभी तक बात करी है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है ना? ये स्पेसिफिक टाइप है, तो बेटा थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अब शायद पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, हर जगह पे मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात कराता, तो क्या कहोगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए? ठीक है, दो लोब या दो पार्ट ऐसे जो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव जो है वो ये बता रहा है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा वहीं पर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी, अगर वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड जहां बनेगा, ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहूंगा बेटा, जहां बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ कि ना? ठीक है, तो ये तो क्लियर है सबको। अब बेटा यहां अब जितनी भी कंडीशन बता रहा हूं वहां बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। अब जितनी भी कंडीशन बता रहा हूं बेटा वहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो क्या होती है बेटा? आपका नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब केवल पॉजिटिव ऐसा पार्ट है जहां बॉन्ड बनेगा, उसके अलावा जितनी भी ओवरलैपिंग बता रहा हूं जहां बॉन्ड नहीं बनने वाला है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग अलग अलग तरीके से होती है, मैं कैसे लिखूंगा ध्यान देना।
एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट ये ओवरलैप कर रहे हैं तो भी नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी बेटा। एक नेगेटिव एक दूसरा भी नेगेटिव बेटा ये ओवरलैप कर रहे हैं बेटा, फिर भी हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। अच्छा नेगेटिव के लिए शायद मेरे हिसाब से इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं हो पाएगी। क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इसको चेंज कर लोगे, इसको पॉजिटिव रख लोगे, इसको नेगेटिव रख लोगे, केस वही बनेगा, हाँ कि ना, समझे। तो अब नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसी है बेटा, आपको कनेक्ट कर पा रही है। मतलब आप ध्यान दो बेटा कि पॉजिटिव का केस अगर आपको समझ गया तो उसके अलावा बची हुई कंडीशन जो कंप्लीटली हमारे पास होगी उसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे, क्लियर हुआ, गुड। दूसरा पॉइंट बेटा हम यहां पर आते हैं, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। अब देखो बेटा अगर जीरो ओवरलैपिंग है मतलब हमारे पास ऑब्वियस है कि बट ओवरलैपिंग एक टाइप से हम सीधा सीधा कहेंगे कि भाई नहीं होनी चाहिए, तभी तो जीरो ओवरलैपिंग बोला जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन कैसी है बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करो, उस दिन मैंने आपको एग्जांपल बहुत सिंपली समझाया था, मैं फिर से थोड़ा सा उस पॉइंट पर आना चाहता हूं। अगर सपोज करिए बेटा हमारे पास, मैं बस दो ही एक्सेस को अभी लेके चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज एक ये एक्सेस है, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जेड एक्सेस मैंने आपका आईएनए मान के छोड़ दिया है, उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूं। जेड एक्सेस जो होगा आपको पता है। ये सपोज वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। अब दूसरा भी ऐसा ही है सामने, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास हमने ऐसे आ रहा है जो अपोजिट है। मतलब इन सिंपल वर्ड एक लोब आ रहा है सामने से, पूरा आता फिर तो बात खत्म, क्योंकि अब मैं आपको यह समझा चुका हूं ऑलरेडी, ये हो नहीं सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन बना सकता है कुछ भी, क्योंकि उसने ये जब हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये जब हमें ऑर्बिटल दिख नहीं रहे, उनके शेप की बात नहीं हो रही बेटा, तो वो सिंपली आपको क्वेश्चन को परेशान करने के लिए कुछ भी बना सकता है। सो इन सिंपल वर्ड की बेटा हमारे पास यहां पर जो वाई एक्सेस होना चाहिए थे तभी वो यहां ओवरलैप कर पाएगा, लेकिन हुआ क्या, वाई एक्सेस मैंने हटा दिया, केवल यहां एक्स रखा और यहां का वाई। अब ये कैसा आएगा, ऐसे आएगा। तो अब मुझे बताओ बेटा ये ओवरलैपिंग क्या प्रॉपरली आपकी हो पाएगी? तो इसको भी हम क्या कह रहे हैं बेटा, जीरो ओवरलैपिंग। क्या कह रहे हैं? तो मतलब इस केसेस का ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो ओवरलैपिंग। इसको नाम भी दिया जाता है नो ओवरलैपिंग। मतलब एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, या एक वाई एक्सेस एक एक्स एक्सेस, ऐसे डंबल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं बेटा, तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो ओवरलैपिंग का पार्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं एक सिंपल सा आपका यहां पर डायग्राम भी प्रॉपरली मेंशन करते हुए चल रहा हूं कि ये सपोज करो बेटा एक्स पी एक्स का है पार्ट है, और दूसरा मैंने यहां पर ले लिया बेटा आपका पी वाई। ठीक है ना? अरे समझ पा रहे बेटा मेरी बात को यार? ठीक है, तो इस केसेस में भी आपका जीरो ओवरलैपिंग होगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से नो ओवरलैपिंग। नो का मतलब भी जीरो ही हो गया ना बेटा यार, हाँ कि ना? ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन जीरो ओवरलैपिंग के लिए आप ध्यान देना कि अगर हमारे पास, जो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा था कि सपोज करिए ये हमारे पास, सपोज कोई भी एक्सेस ले लो, चलो मैं इसको अभी एक्स माना है तो एक्स एक्सेस ले लेता हूं, ये पी एक्स हो गया। अब मेरा जो एस ऑर्बिटल है, या एस सबसेल का जो ऑर्बिटल है, वो अलोंग एक्स एक्सेस नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे? वो अलोंग एक्स एक्सेस नहीं आ रहा है। एक्स एक्सेस को छोड़ के कोई भी एक्सेस से ले आओ, अब वाई एक्सेस से ले आओ, जेड एक्सेस से ले आओ, तो कैसा होगा? सपोज करो बेटा इस एक्सेस से आया, अब एक्स तो ऐसे और एस आ रहा है बेटा इस एक्सेस से, ये एस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एस है, ओके। अब बेटा ये जो हमारे पास है, इस एक्सेस को अगर मैं जेड एक्सेस मान लूं, वो कौन से एक्सेस आ रहा है बेटा? तो ऐसे वाई से भी आ सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
अगर वो इस पर्टिकुलर एक्सेस से आएगा तो ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी बेटा? अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग आपको होते हुए दिखेगा, बोलो हाँ के ना, दिखेगा? ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। अब क्या बोला जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जितना वो पॉजिटिव पार्ट में ओवरलैप हुआ उतना ही वो नेगेटिव पार्ट में ओवरलैप हुआ, तो ओवरऑल ओवरलैपिंग क्या हो गई बेटा? पॉजिटिव भी हुई, नेगेटिव भी हुई, क्योंकि इसके लिए तो पॉजिटिव पूरा होल। तो यहां क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और नीचे क्या हुआ? नेगेटिव। क्यों? आपको समझा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव भी नेगेटिव ओवरलैपिंग ही होती है, तो बॉन्ड फॉर्म होने वाला नहीं है। तो आधा बॉन्ड बना आधा बॉन्ड नहीं बना इस टाइप से, तो अल्टीमेटली वो बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको भी हम जीरो ओवरलैपिंग ही कह रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि ना? ठीक है, आई रिपीट, चीजों को समझना। ये जो ओवरलैपिंग होगी ऑब्वियस है ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, जो बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन दिखाएगा, बट ये क्या होगा? नेगेटिव। जितना पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई उतना नेगेटिव भी हो गई, तो इसको बोला जाता है बेटा साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग, कि पॉजिटिव में भी ओवरलैप हुआ जितना, उतना नेगेटिव में भी एक टाइम पे ओवरलैप, सेम टाइम पे ओवरलैप हो गया, तो क्या बोल देंगे उसको बेटा? साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग भी हमारी जीरो ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, बताइए? अब बात क्या रखना है अपने ध्यान में, क्या ध्यान में रखना है? ये कब पॉसिबल है? अगर मैं पूछूं, जब हमारे पास, ऐसा किसने बोला बेटा? आईने तो फिक्स है जेड एक्सिस, अगर हम फिक्स कर रहे हैं बेटा, ये किसने बोला कि आईने नहीं होगा तब होगा क्या? बेटा हमने ये बात कही थी, अभी मैंने पॉइंट भी उठाया था, आप समझ नहीं रहो। अलोंग एक्स एक्सेस आएगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखाएगा, अगर अलोंग वाई एक्सेस आ गया तो आईने तो मेरा जेड एक्सेस फिक्स है ना बेटा। अगर अब आईने को मैं जेड एक्सेस मानता हूं अभी भी, और अलोंग जेड एक्सेस आ रहा तभी तो जीरो ओवरलैपिंग दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बताओ? या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना। हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस एक्सेस में हमारा डंबल है उसके अपोजिट एक्सेस से वो आए। अपोजिट मतलब उसके दूसरे एक्सेस से आए, दूसरे मतलब या तो जेड से आ जाए या वाई से आ जाए, बात खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग। कनेक्ट हुआ? अगर बेटा ये एक्स एक्सेस है तो यहां से एस को भेज रही है, तो वो जो ओवरलैपिंग दिखा रहा इस डंबल के पार्ट में भी दिखा रहा है, इधर भी दिखा रहा है, यही बात करी मैंने। तो एक्सेस कौन सा हुआ? ये या तो वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। अगर आपने इसको आईएनए बोल दिया तो ये जेड हो गया, तो इसके दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब तू यहां से एस को लेके आ, यहां से एस को लेके आ, बात एक ही आएगी बेटा। आएगी कि नहीं आएगी? समझी? क्लियर हुआ बेटा सबको? यस और नो? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए, ध्यान रखना, जिसको भी डाउट है तो बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये परफेक्ट ध्यान रखना बेटा, ये चीजों में ना कहीं पर भी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, क्योंकि ये सीधा सीधा चीजें हैं। आपको दिख रहा है कि बेटा एक दूसरे के एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं भाई, है ना? अगर परपेंडिकुलर हो रहे हैं बेटा, अगर ये एक्स एक्सेस है, मैंने जेड एक्सेस से लेके आया, तो यानी मैं क्या कर रहा हूं बेटा? इस एक्सेस के अपोजिट एक्सेस से लेके आ रहा हूं, तो अपोजिट कौन सा होगा बेटा? या तो जेड होगा या वाई होगा इस एक्स एक्सेस के लिए। गॉट इट एवरीवन? तो ऐसा नहीं कि बेटा उस समय आईएनए फिक्स नहीं है, आईएनए आपने अगर जेड एक्सेस फिक्स कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप आईएनए से भी आ रहे हो, क्योंकि अगर मैंने जेड एक्सेस को आईएनए माना है बेटा, तो पीएक्स तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, या पीवाई ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, जो भी आप इनमें उन बेसिस पे ले सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर मेरा जो एस है वो अलोंग एक्स एक्सेस नहीं आ रहा है, बात खत्म हो गई। फिर कहां से आ रहा होगा? इसका मतलब या तो जेड एक्सेस से आ रहा होगा जिसे मैं आईएनए बोल रहा हूं, या वो वाई एक्सेस से आ रहा होगा। तो कोई भी एक्सेस आए एक्स एक्सेस को छोड़ के, तो इसका मतलब वो जीरो ओवरलैपिंग ही दिखाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बोलो यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है, फिर मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में किसी ने मुझसे पूछा वो कुटेगा बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कहीं कोई बात ही है ही नहीं, क्योंकि जितना इसमें अंदर जाओगे उतना आप परेशान होते रहोगे।
इसे सीधा समझो कि भाई आप यहां से जा रहे हो तो ऑब्वियस है वो आपका सर्कुलर फॉर्म है या स्फेरिकल फॉर्म है, वो क्या करेगा आपके बेटा, दोनों पार्ट को ओवरलैप कर सकता है। और दोनों पार्ट को ओवरलैप कर रहा है, इसके लिए पॉजिटिव तो हर एक डायरेक्शन, तो यहां पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ ओवरलैप हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग। उतना ही सेम टाइम पे उसने कहा क्या किया बेटा, नेगेटिव वाले के साथ भी ओवरलैपिंग कर लिया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइमल्टेनियस। क्या बोल रहे हैं, तो साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग भी इसको बोला जाता है। हाँ बेटा उसी के अंदर है यार, साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग उसी के अंदर है बेटा, कोई नया पार्ट नहीं है, बस उसके अंदर दो तरीके से हम जीरो ओवरलैपिंग देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह, जीरो ओवरलैपिंग को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो नो ओवरलैपिंग, जो आपके सामने सिंपल सा कंडीशन है, हाँ कि ना, और दूसरा हमारे पास कैसा बेटा, साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग। सही है, जब साइमल्टेनियस ओवरलैपिंग होगी तब भी जीरो ओवरलैपिंग होगी, जब नो ओवरलैपिंग होगी तब भी जीरो। कह सकते हैं ना, नो ओवरलैपिंग का मतलब भी तो जीरो ओवरलैपिंग है बेटा। सही है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई, पक्का, ठीक है, इतना कनेक्ट हुआ। आगे मूव करते हैं बेटा। अब आगे ध्यान दो, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको और मिल रहा है यहां पर। अब मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूं। अभी तक मैंने क्यों नहीं डिस्कशन किया, ताकि मैं इस चाहता था कि भाई आप कनेक्ट करो चीजों को। अब अगर आप कनेक्ट कर चुके हो तो अब आपका दिमाग लगना चाहिए और वहां से फिर मुझे आंसर सही मिलना चाहिए। अगर कोई भी ऑर्बिटल में, देखो मैं क्वेश्चन इसलिए जनरल ही पूछ रहा हूं क्योंकि आपने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ लिया, बात समझ लो, हाँ कि ना। अगर किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग में लूं, चाहे वो एसएस हो, चाहे पीपी हो, चाहे बेटा आपका एसपी हो, चाहे पीडी हो, चाहे डीडी हो, कोई भी ओवरलैपिंग हो, वो ओवरलैपिंग मैक्सिमम कितना % होना चाहिए, क्या ये आप बता सकते हो। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप मेरी बात अभी तक समझ चुके हो तो। मैक्सिमम, आई रिपीट, किसी भी टाइप के ओवरलैपिंग आप जो कर रहे हो बेटा, जिसमें हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप क्या आ रहा हूं बेटा, ऐसा मत कर लेना कि जीरो ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं, नेगेटिव, उससे तो मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों बताओ, बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। अब वो अलग बात है कि बेटा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग का वो स्पेसिफिक टाइप का पार्ट है तो बताया जाता है, लेकिन वहां तो बॉन्ड बन ही नहीं रहा ना, तो वहां से तो मुझे कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बेटा जहां बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, स्पेशली हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो उस केसेस में फिर भले नेगेटिव ओवरलैपिंग को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे भी मेरे लिए काम का नहीं है, या जीरो तो वैसे भी मेरे लिए काम का नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में ओवरऑल पूछे तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो नेगेटिव के लिए भी वैसा ही होगा, जीरो के लिए भी वैसा ही होगा। बात समझ में आ रही। लेकिन कंसर्न मेरा क्या है, क्वेश्चन का मेरा पॉइंट क्या है, उसको समझ पा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपका जो ओवरलैपिंग हो रही है वो मैक्सिमम कितना % हो सकता है, ठीक है, वो हमें यहां पर बताना है। मैक्सिमम कितना हो सकता है मतलब वो मुझे बताना है, कि जो मैक्सिमम कंडीशन दिखाए। जी ओके, मैं समझ गया आपका पॉइंट, फिर मैं समझ जी, 25% जी, 50% से ज्यादा, 100% से कम, क्या बोला, गुड, 75 से ज्यादा, 50% जी, 50% से ज्यादा। बातें नहीं है बेटा प्लीज ना, आप चेंज नहीं करूंगा, नहीं तो दूसरा जाना यार, मल्टीपल चॉइस छोड़ना है बेटा यार, सिंगल चॉइस कर रहे हैं यार। हाँ है 25, इधर कोई बोल रहा था 50 और 25, ऐसा फिक्स नहीं है यार, आया था 50 और लेस देन 50, 50 और लेस देन 50 जी, 33 फिक्स, नाप के लाया क्या, हाँ
तो सबसे पहले बेटा मैं ये कह देता हूं, फिर मैं रीजन भी जरूर पूछूंगा। आंसर उनका सही है जो 50 और लेस देन 50 की बात कर रहे थे। अब उसमें ऑब्वियस है कि 33 वाला भी आ जाएगा, ऑब्वियस है कि 25 से 50 के बीच में जिसने बोला वो भी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 50 और लेस देन 50 की बात होगी, यानी मैक्सिमम लेस देन 50 ही रहेगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको अब स्टेटमेंट कैसा लिखना है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज लेस देन 50%, नॉट ऑफ 50%, लेस देन 50%। 50% भी नहीं हो गए, ध्यान रखिएगा बेटा। मैं बाकी रीजन समझा रहा हूं। अब बताइए बेटा, जिसने ये बोला था कि 50 या लेस देन 50%, वो रीजन बताएंगे, यहां से बताएगा भाई। नहीं, उससे क्या दिमाग लगाया तूने, ये तो बता। परफेक्ट, परफेक्ट, दैट इज द राइट आंसर, गुड। ठीक है, अगर सबने यही सोचा है जिनने ये आंसर दिया, तो बेटा वो एकदम परफेक्ट पाथ है कि जैसे आप 50% पे पहुंच जाएंगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास आ जाएंगे। और आप ध्यान दो, न्यूक्लियस पास आ जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमने बात करी हुई है, हाँ कि ना। और जब रिपल्सन होगा बेटा, क्या वो पॉसिबल है कि ओवरलैप हो पाएगा? समझे? तो कंडीशन ये है बेटा कि आई रिपीट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज लेस देन 50%। यानी अगर एग्जैक्ट 50% भी हो गया तब भी आप ध्यान दो ना कि बेटा न्यूक्लियस बिल्कुल एक दूसरे के पास में होंगे, और 50% से ग्रेटर होगा, फिर तो आप समझ जाओगे क्या हालत होगी। तो वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। तो 50% भी ना के बराबर होता है, मैं कहूंगा जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग है बेटा वो लेस देन 50% चलती है। अब आप कंपेयर जरूर कर सकते हो कि किसी में 33% ओवरलैपिंग हुई है, किसी में 40% ओवरलैपिंग हुई है, जो भाई साहब एक्यूरेट बता रहे थे। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा 40% वाली ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, बिकॉज वहां बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब अगर हम केवल 100% के लिए सोच लें बेटा, तो फिर तो एक के ऊपर एक आ गया ना। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप समझो कि कितना बड़ा तहलका मचेगा, है ना। तो इन सिंपल वर्ड की बेटा यहां पर बात यह हो रही है, यहां पर बात यह हो रही है कि बेटा हमारे पास वो ओवरलैपिंग लेस देन 50%, दैट इज द मस्ट क्राइटेरिया कि जब भी आप ओवरलैपिंग की बात कर रहे हो तो वो लेस देन 50% होनी चाहिए फॉर अ स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? समझे? अब मैंने आपसे ये कह दिया, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, चाहे वो आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कोई भी हो, उन सभी केसेस के लिए आपका लेस देन 50% वाला ही क्राइटेरिया रखा जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा बेटा, आपको पता है, मुझे पता है कि नेगेटिव में ओवरलैपिंग हमारा बॉन्ड नहीं बन रहा है नेगेटिव ओवरलैपिंग में, लेकिन वो क्वेश्चन ये बना सकता है कि फॉर अ नेगेटिव ओवरलैपिंग द मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। तो वहां पर भी मैक्स आप क्या कहोगे बेटा, लेस देन 50%। अब बस बात क्या हो रही बेटा, नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बन रहा, बट ओवरलैपिंग तो हो रही ना, हाँ कि ना। अब ऐसा मत कहना कि नेगेटिव ओवरलैपिंग होती नहीं है। क्या कंडीशन है कि नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड बनता नहीं है? भाई सीधी सीधी बात बताओ बेटा, दो लोब ओवरलैप तो अगर उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी कर सकते हैं ना, या एक में इलेक्ट्रॉन है एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन क्या बॉन्ड बनेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बॉन्ड बनेगा? दिमाग चल रहा ना सबका, या खाली बस हाँ सुनते जा रहे हैं? बॉन्ड कब बनेगा? जब फिर से शेयरिंग। हे भगवान, इतना समझाने के बाद भी आपको एक ही वर्ड आता है याद, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉट अ शेयरिंग वर्ड। ये सब गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमने शेयरिंग वर्ड यूज किया है। तो थोड़ा तो समझो यार बेटा, आप एक चीज को 100 बार बोल चुका हूं मैं, म्यूचुअल शेयरिंग वर्ड, और उसके बाद भी हम यही कह रहे हैं कि शेयरिंग। फिर तो दिमाग में अपने आप ही चीजों को इनकरेक्ट बोल रहे हो, तो बेटा वही चीजें आपको परेशान करेंगी ना। मेरे पास डाउट लेके भी जो आते हैं, मैं उनको भी ये बोलता, जब वो शेयरिंग कहते हैं मैं कहता हूं बेटा शेयरिंग, इट इज म्यूचुअल शेयरिंग। चीजों को करेक्ट करो यार, माइंड में पिक्चर तभी क्लियर बनती है बेटा
जब आप क्लियर कॉन्सेप्ट को परफेक्ट रखना स्टार्ट करोगे और उसको क्लियरली बोलना भी स्टार्ट करोगे। अब आप केवल वर्ड शेयरिंग यूज करते हो, ऐसा लगता है कि भाई वो आधी चीजें खा जाओ, और जब खाओगे बेटा तो बेटा ऑब्वियस है कि वो यही चीज आपको भी खा जाएगी। बात खाने का मतलब समझ रहे हो ये चीज? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इसलिए प्रॉपर वर्ड बोलो बेटा ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो। तो अब मैं ये कह रहा हूं एक में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओवरलैपिंग हो गई, सही है, हम जिसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्या बॉन्ड बन पाएगा? आप ही सोचो, क्या बॉन्ड बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है, दैट इज नॉट अ म्यूचुअल शेयरिंग। समझे कि नहीं समझे? जबकि कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्टिंग से हमने एक ही चीज से सीखा है कि क्या होना चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग से बनना है। इज दैट क्लियर? तो अब कंडीशन अगर आपको क्लियर है ना, तो फिर ये चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि सर नेगेटिव ओवरलैपिंग में तो बॉन्ड बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो सही, तो हम इसी में घूमते रहेंगे। तो अब आप चीजों को पहले पकड़ के रखो कि भाई हमने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट कहां से किया, उनमें क्या सीखा है, और उसके बाद उसको कनेक्ट करिए। ये सब इंटरलिंक है, क्योंकि जो हमने बेस बना रखा है बेटा उसी से ये सब कनेक्टेड है, तो फिर इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्लियर सबको बेटा? पक्का? पक्का? और साथ में ये समझ में आ गया कि लेस देन 50% होनी चाहिए, या इसमें भी अभी किसी को डाउट है? ठीक है, यहां तक क्लियर मिला। अब मैं आगे पे कुछ स्पेसिफिक केसेस बस लिखते हुए जा रहा हूं। जैसे कभी कभी आपका यह हो सकता है कि बेटा हम जब बात कर रहे हैं जेड एक्सेस के लिए, स्पेशली अगर मैं जेड एक्सेस के लिए एक केस बता रहा हूं, ये सब स्पेसिफिक केसेस हैं, हो सकता है कि आपको ये कहीं ना मिले। मैं फिर से बोल दूं, स्पेशली कहीं ना मिले, लेकिन वो क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी लिख के दे सकता है बेटा। ठीक है, अब ध्यान देना, हमने डी जेड स्क्वायर के बारे में पढ़ा है ना? अब डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा ही होगा, ये जेड एक्सेस है, आई ने अगर मैं लेके चल रहा हूं, ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट ऐसा ही होगा, हाँ कि ना? अगर इसके साथ में एस की ओवरलैपिंग करूं तो फिर से बेटा वो जो बॉन्ड बनेगा वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बेसिस पे हमारे पास क्या होगा, कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ चलो, कैसा बॉन्ड बनेगा? यस, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बिकॉज दिस इज द आईएनए और आईएनए मेरे लिए जेड एक्सेस है। समझ पा रहे सब लोग? तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट इस सिचुएशन में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये अभी तक इससे पहले भी हमने जहां पर एस की ओवरलैपिंग जितने भी केसेस में देखी है, उन सब के केसेस में ये सबसे वीक बॉन्ड होगा। आई रिपीट, सुनिएगा बात को बहुत अच्छे से। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं ना, एस से ओवरलैपिंग से देखे ना हमने, कौन कौन से केसेस देखे हैं? एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, देखे ना? ठीक है, ये एक टाइप से कह सकते हो ये एस और डी की ओवरलैपिंग है ना? लेकिन ये स्पेसिफिक है, इसलिए स्पेसिफिक में डी की बात नहीं हो रही, करेगा तो उसी तरीके से, लेकिन मैंने आईएनए के बेसिस पे आपको दिखाया बेटा। तो बात समझिए बेटा कि यहां पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही, तो बॉन्ड कैसा बनेगा? बट दैट सिग्मा बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, वेरी वीक बॉन्ड। अच्छा, बता सकते हैं कोई एक ऐसा क्यों होगा? बताइए, वेरी वीक बॉन्ड कोई बता सकते हैं बेटा? हाँ जी, बस परफेक्ट, दैट इज द परफेक्ट रीजन। न्यूक्लियस से जितना दूर होगा बेटा, उतना दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? कम होते जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बेटा, वो बॉन्ड उतना वीक होते जाएगा। बात समझ में आ रही? अरे समझे? हाँ, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो पॉइंट ये है बेटा कि न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो ऑब्वियस है कि बेटा फिर वहां पर वो ओवरलैपिंग भले ही आपको ज्यादा दिख रही, बट बॉन्ड ऑटोमेटिकली वीक होते हुए चलेगा। इज दैट क्लियर? भले वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा, समझे?
तो बाकी सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ये सिग्मा बॉन्ड में क्या कहूंगा बेटा, वीक बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? अब बाकी मतलब इससे पहले वाले केसेस समझ गए कि नहीं समझे? इसलिए ये स्पेसिफिक है तो यहां पर आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। अब बेटा बाकी क्वेश्चन जो बनते हैं आपको, वो जो परेशान करता है, मैं आपको फिर से बोल दूं, ओवरलैपिंग ऐसा होगा कि भाई वो पॉजिटिव की बात करेगा, या मैं बात कहूं कि बेटा हमारे पास वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन रखेगा तो वो चेंजेस क्या करता है, एक्सेस को। एक को एक्स एक्सेस से बोला, दूसरे को हमारे पास बोला कि वाई एक्सेस से अलोंग वाई एक्सेस आ रहा है, कोई दूसरा हमारे पास डंबल है या हमारे पास इस पे एस है, तो उस तरीके से फिर आपको क्वेश्चन को वहां से उस बेसिस पे कनेक्ट करना होगा। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे हाँ कि ना? आई रिपीट, अभी हाँ बोल रहा हूं, बाद में क्वेश्चन गलत हुए किसी को नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल दिया है कि बेटा इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है ओवरलैपिंग, अगर आप समझ पाए तो। और अगर आप देखो तो आपके उसमें वीबीटी तो इतने में खत्म कर रखा है। अगर आप अच्छे से देखोगे वहां पर एक पेज में मैक्सिमम चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं बहुत डेप्थ में आपको लेके गया हूं, एक एक चीजें क्लियर की हुई है, एक एक चीजें समझाई है। अब आपको क्वेश्चन बनाएगा तो केवल एक ही चीजों पे चेंज करते रहता है, या एक्सेस चेंज कर देगा या लोब का चार्ज जो आप कहते हो, मतलब कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, उसको चेंज करके ओवरलैप कराएगा। तो पहचानना आपको है नेगेटिव ओवरलैपिंग है, जीरो है, या हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, कहां बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? तो वो सब चीजें पूछेगा और आपसे बोलेगा कि अगर दो पी और पी के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो, सिग्मा बॉन्ड बने, तो किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी। तो ये सब चीजें क्लियर हो, समझे कि नहीं समझे? तो इसके लिए वो कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करते रहना, समझे? नहीं तो बाद में ऐसा होगा कि भाई एक वीक तक तो अपने को याद रहा बेटा, दूसरे वीक से पता ही नहीं चल पाए क्या हो रहा था क्या। ये बीमारी आपकी यही है, क्योंकि फिर आप डेली नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद ये होता है कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना? इससे बार बार कह रहा हूं कि ये ध्यान रखना कि उसको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना। वो कम से कम एक वीक 10 दिन तक आप कंटिन्यू डेली आप उसको रिवाइज करोगे, हार्डली 15-20 मिनट आपको लगने वाले। फिर बाद में वीक में एक दिन भी दोगे तब भी आपको कहीं पर परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो रिदम बना लिया। फिर वीक में एक दिन भी दोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, अब वो पता नहीं क्या आप लोग कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो। वो कहानी ये कहते हैं ना कि सर हम सुनेंगे सबकी, करेंगे केवल अपनी मन की, ठीक है ना? क्योंकि हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। तो बेटा फिर रिजल्ट भी जो आपको अच्छा लगेगा वो थोड़ा आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपके हाथ में आपका वो जहां तक आपको खुश रहना वहां तक है, क्योंकि आपको उसमें उतने में उस पर्टिकुलर पार्ट में हैप्पीनेस फील हो रही है। तो वो खुश रहना आपके हाथ में बेटा, तो रिजल्ट का खुश रहना दूसरे के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। अगर रिजल्ट के लिए खुश होना है ना, तो अपने को उस हार्ड वर्क में डालना पड़ेगा जो हम डालना नहीं चाहते हैं। सही है ना? है ना? है ना? वो तो दिखता है बेटा कि बाद में कोई कॉन्सेप्ट पूछो ना, इसमें क्या था इसमें क्या था, सर वो याद नहीं है, अभी वो क्लिक नहीं हो रहा है, अभी वो पता नहीं है। तो जब अगर ये पता है कि भाई हम नहीं चाहते हैं, हमें पता है कि आगे जाके गड्ढा है गिर जाएंगे, हम फिर भी आगे जा रहे हैं, ये वो जोन है बेटा। जब पता है कि भाई अपने को बिना हार्डवर्क के काम नहीं होने वाला है, तो फिर जाके बेटा हमें ये समझना चाहिए अच्छे से कि हम हार्डवर्क जरूर करें, उस हार्डवर्क पे बहुत अच्छे से फोकस करें कि वो 100% हो। 100% हार्डवर्क हमारा तभी कन्वर्ट होगा रिजल्ट में। अब चीजें क्लियर नहीं है। अब देखो, आप कहते हैं ना बेटा, आप एग्जाम से पहले 2 दिन पहले आपने वो पढ़ा, तो आप क्या करोगे बेटा, आपके दिमाग में ये टेंशन रहेगी, अरे इतना सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ लो फटाफट पढ़ लो। तो चीजें क्या है ना बेटा, वो धुंधली यादें रहेंगी ना, तो वो क्या होगा, ब्लर इमेज ही बनेगी माइंड में, और फिर वहां पर भी वो ब्लर चीजें ही दिमाग में बैठेंगे। तो कंफ्यूजन क्या होता है, ये सही था कि ये सही था, ये सही था कि ये सही था। फिर वो क्या ना, जय माता दी लेट्स रॉक, चलो हम सी पर टिक कर लेते हैं।
ठीक है ना। और बाद में चला वो सी गलत, फिर बाद में क्या कहते हो, सर वो सिली मिस्टेक हो गई थी, सर वो सिली मिस्टेक हो गई थी। मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूं बेटा। आप सोचिए, आप सोचिए बेटा कि आपने भी देखा होगा कि एक दुकानदार जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि हमारे साइड ऐसा ही होता है कि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो अच्छी नौकरी कर रहा होता, ठीक है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दुकान चला रहा है, वो शॉप चला रहा है, तो बेटा वो भी शायद रेयरली पूरे दिन में कोई हिसाब किताब में गड़बड़ करता होगा। क्यों मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ना बेटा, उसको भले ही बेटा उसको हिसाब किताब कैल्सी में ही करना है, मैं मानता हूं चलो कैल्सी में ही कर रहा है, लोग तो यहां कैल्सी चलाने के बाद भी गलत आंसर निकालते हैं, ऐसे लोग हैं बेटा। ठीक है, मुझे तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब कि कैल्सी कैलकुलेट करने के बाद भी आंसर गलत आ रहा है, और ऐसा नहीं कि बेटा एक दो लोगों का, क्लास में 50% बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। अब आप समझो बेटा कि हमारा माइंड कहां पर, और हम ये के बैठे हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। बेटा थोड़ा तो ध्यान दो यार कि ऊपर वाला सबके साथ वो कहते हैं ना न्याय करके चलता है, वो किसी को ऐसे नहीं बख्श देने वाला कि भाई आप अगर अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो तो मतलब आपको कुछ आता ना आता हो आप अच्छा डॉक्टर बन जाओगे, और फिर बाद में बेटा बाद में उन्हीं के साथ उन्हीं के पास जाने में हमें खुद भी डर लगता है। भाई अपने को पता है ना कि भाई कैसा डॉक्टर बनाएंगे कर, तो अपन तो भूल के भी नहीं जाएंगे भाई। समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और जो मेहनत करके गया बेटा वो हर एक जगह पर वो काम को इफेक्टिवली कन्वर्ट करना चाहता है, तो इसका इंपैक्ट भी दिखेगा, तो आपको मजा भी आएगा, तभी मार्क्स भी दिखेंगे। हम ये सोचते हैं मार्क्स नहीं आ रहे नहीं आ रहे, पढ़ रहे हैं, बुक खोल के बैठो बेटा, बुक खोल के तो दिमाग में बहुत सारी स्टोरियां बनती हैं। आपका कंसंट्रेशन कितना है ये इंपॉर्टेंट है ना। यहां बैठ के ये बोर्ड पे देख रहे हो, लेकिन यहां बैठ के दिमाग कहीं और चल रहा है बेटा, पता चल रहा है कि इसके बाद ब्रेक होने वाला है, चलो थोड़ी देर घूम लेंगे। अब दिमाग वहां है बेटा, तो ऑब्वियस है कि बेटा ये तो कुछ समझ में नहीं आने वाला ना, फिर बाद में ये चलेगा पता चलेगा ओवरलैपिंग पता ही नहीं चली। मेरा कंसर्न इतना है बेटा कि मैं बार बार ये कहता हूं कि जब आपसे डेली पढ़ो ये कॉन्सेप्ट को, अगर ओवरलैपिंग को आप एक वीक तक 10 दिन तक आपने डेली पढ़ा, और आप खुद भी देखो आज आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा घर पे जाके इसको परफेक्ट करने में, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनिएगा, सही कह रहा हूं। आज आपको अगर ओवरलैपिंग आप स्टार्टिंग से पढ़ो, 3 हमने क्लास में ओवरलैपिंग देखी है, अगर मैं बात करूं ओवरऑल 3 क्लासेस में हमने ओवरलैपिंग से स्टार्ट किया, तो तीनों क्लास को मर्ज करके एक साथ अगर आप पढ़ोगे आज आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कंक्लूजन तक पहुंचने तक, सही है। फिर अगर आप कल रिवाइज करोगे तो आज से 5 या 10 मिनट कम लगेंगे, क्या मैं सही कह रहा हूं। फिर नेक्स्ट डे और करोगे तो और उसमें टाइम कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे और करोगे और कम हो जाएगा। अगर आप 10 डेज तक करो तो जो चीजें आपको याद भी रखनी वो भी याद हो जाएंगी, टाइम भी कम लगा, समझे। अब 10 डेज के बाद मैंने आपको क्या बोला, वीक में एक दिन ऐसा निकालो जिसमें 10 से 15 मिनट आप इसको आराम से याद कर पाओ। मतलब याद करना मतलब आपको रिवाइज करना है। अब जब आप 10 से 15 मिनट रिवाइज करो तो प्रॉपर फोकस उसमें होना चाहिए। अब होता क्या है कि सर हमारा सैटरडे को या हमारा वेडनेसडे को मॉक या WRT है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को कुछ पुराना रिवाइज नहीं करेंगे जो पहले दिन पढ़ाया है। ये चीजें आपको सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। कि सपोज करो बेटा उस यूनिट में आपका एक कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया रिवाइज करने के लिए ड्यू टू आपका WRT या मॉक। अब प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, एक दिन आपने छोड़ दिया, मतलब वीक में अगर आप देखो तो 2 दिन आपने वो चीजें छोड़ी, मैं तो एक दिन की बात कर रहा हूं, और एक दिन जो आपने छोड़ा बेटा अब वो कॉन्सेप्ट आगे कंप्लीटली कनेक्टेड है, तो फिर क्या होगा बेटा, आपका कॉन्सेप्ट वो जहां परफेक्शन मिलना था पहले वो कॉन्सेप्ट तो अच्छा हुआ ही नहीं,
लेकिन आगे के लिए अब बाकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो बस वहीं से बेटा अपना वो क्या ना डाउनफॉल चालू हो जाता है। इसे मैं कह रहा हूं बेटा कि ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने हिसाब से मत पढ़ो, आप अपने कंफर्टेबल जोन में रह के मत पढ़ो। अगर ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखोगे ना, जो मैंने आपको समझाया, तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंट होगे कि सर हाँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी एग्जाम ले लो। ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है बेटा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको रिवीजन प्रॉपर दोगे। देखो क्या ये वो क्या ना, बचपन से वो जो कौवा होता है उसकी कहानी तो हमने सबने सुनी होती है, लेकिन उस पर कभी भी गौर नहीं किया होता, कभी उस पर काम नहीं करते। सुनिए ना, सबने कहानी सुनिए ना। अभी तो क्या बेटा, वो हमारे पास छोटे बच्चों को भी स्पेशली दिखाया जाता है, उसका सॉन्ग के फॉर्म में वो पूरा निकल के बाहर आया है बेटा, तो सबको पता चल जाता है। तो बचपन से सुनिए, इसमें ये नहीं कहूंगा कि बेटा बड़े होके सुनिए। तो वो कहानी सबने सुनी है, लेकिन उसमें जब तक हम उसमें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बेटा, तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये ध्यान दो कि भाई अगर आपको कह रहा हूं तो ये बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बेटा कि आप छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ो। कभी ऐसा मत करो कि एक दिन में एक यूनिट खत्म कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं यार बेटा। यूनिट इतना बड़ा है तो आप दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, माइंड की एक कैपेसिटी है बेटा, वो आप पूरा एक दिन में यूनिट खत्म नहीं करोगे, भले आप रिवीजन भी कर रहे हो। मेरा मानना है आप एक दिन में उसको परफेक्टली आप 100% क्लियर नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ये समझ के प्रॉपर प्लानिंग से कि भाई हम जो चीजें करें उसको प्रॉपर रिवाइज करें। अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो उसको तो ये ध्यान रहना चाहिए कि इसमें मुझे डाउट आया तो इसको तो मुझे 100% परफेक्ट करना है, तो मुझे इसको तो प्रॉपर रिवीजन में रखना पड़ेगा, ताकि वो चीज दोबारा कभी परेशान ना करे। लेकिन कहते हैं ना बेटा कि अगर ये बातें सुन के आप अच्छे से काम करना स्टार्ट करते, फिर प्रॉब्लम ही कहां खड़ी होती। और वो जोन होता है कि बेटा बिना प्रॉब्लम के तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हम चाह के, हम कहते हैं ना, हम प्रॉब्लम जबरदस्ती बुलाना चाह रहे हैं, तो वो जोन में आप रहोगे बेटा, तो फिर तो यही कंडीशन होगी कि कितने भी कुछ कर लो डाउट ही क्रिएट होने वाले हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये पॉइंट में गलत हुआ, ये सिली मिस्टेक हो गई, वो सब चीजें चलेंगी बेटा। ये मॉक में जो चीजें आपको लगता है, या आपके जो WRT में जो चीजें लगता है, जो प्रॉब्लम, जो गलतियां होती है, उसके पीछे रीजन ऐसा नहीं कि बेटा आपको नहीं आता। मैं बार बार यही कहता हूं, आप जो गलतियां करो उसमें कभी उसको इंप्रूव करने के लिए आपने काम किया ही नहीं, भले ही यहां से कितना भी बोल दो। अगर आप उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप समझो कि आप अपनी गलतियों पे काम करो, ना कि जो आपको आता है उस पे। क्योंकि जो आ रहा है बेटा वो तो अच्छा है ही, जो नहीं आ रहा है, जो गलत हुआ उस पर काम किया ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्क्स आगे, बात खत्म, जितने आए आगे, नेक्स्ट टेस्ट क्या है उस पर फोकस करो, आगे नेक्स्ट टेस्ट में जो चीजें आ रही है उस पर ध्यान दो। जो गया उस पर नहीं कर सकते हैं, जो गया उसी पे बहुत कुछ कर सकते हो बेटा, क्योंकि उससे हमें यह पता चलेगा कि हमने कहां मिस्टेक की हुई है, कहां हमसे गलतियां हुई है, तभी जाके आप इंप्रूव कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसे मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम ये ध्यान रखो कि आप 10th वालों से पूछो। आप जो अभी तक मुझे लगता नहीं कि भाई 2-4 लोगों के अलावा या 5-10 लोगों के अलावा कोई मिलके अच्छे से बात करता होगा, पूछिए उनसे, उनसे समझो चीजों को, तो आपको रियलाइज होगा। अदरवाइज तो क्या है बेटा, बस कहानी चल रही है, वो तो है ही, ठीक है बेटा चल रही है, कौन मना कर रहा है, कोई ये थोड़ा कह रहा है कि भाई आपकी कहानी नहीं चल रही। कहानी तो सबकी चलती है बेटा। मूवी में आपने देखा ना, रील घूमते रहती है, आगे पिक्चर तो चलते रहती है, भले मूवी थिएटर में किसी को कुछ भी हो जाए। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं अब इस पॉइंट को आगे कनेक्ट करता हूं। अब देखिए, इस पॉइंट को आगे कनेक्ट कर रहा हूं, तो आगे कनेक्टिविटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये पूरा कंडीशन आपको देखने को मिला, तो मैं एक एग्जाम्पल से जाऊंगा उसमें। आपने देखा होगा कि भाई हमने अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग ऑब्जर्व करी, अलग से हमने वहां पर ऑब्जर्व किए, देखे हमने, हमें किस टाइप की कंडीशन मिली, हमें प्रॉपरली वो ऑब्जर्वेशन दिखा कि हाँ किस टाइप की ओवरलैपिंग कहां पर है। और
अगर SS ओवरलैपिंग है तो कैसा है, SP ओवरलैपिंग है तो कैसा है, ये सब हमें देखने को मिला। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? अब क्या हुआ बेटा, जब बात आई कि थोड़ा हम उस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बात तो सीधी सीधी है बेटा कि ये ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट VBT में मिला वो सब ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशंस थी कि जहां पर ये बात आई कि भाई हमारे पास वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग के बेसिस पे बॉन्ड बन रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस और नो? लेकिन कहानी में बहुत अच्छा ट्विस्ट ये आया कि जब किसी एक स्ट्रक्चर को, आप देखो ये बात तो सीधी सीधी है कि बेटा हमें ओवरलैपिंग भले ही दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल हमें दिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका हमें क्या दिखता है बेटा, केवल यस, जो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके बेसिस पे उन ऑर्बिटल का, उनके शेप का क्लाउडिंग हमें ऑब्टेन्ड होता है। समझे? क्लाउडिंग का मतलब समझ रहे हो, समझाया था पहले बहुत डिटेल। तो वो क्लाउडिंग केवल हमें ऑब्टेन्ड होता है। अब सीधी सी बात है बेटा कि साइंटिस्ट ने, जिनने VBT दिया, उन्होंने ये बात कही। देखो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब कनेक्टेड है। अगर आपको VBT समझ में नहीं आया होगा तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट कनेक्ट ही नहीं करेगा। इसमें बात कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 100% ट्रू है कि अगर आपको VBT समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और VBT समझ में नहीं आया तो आगे MOT भी समझ में नहीं आएगा। ये बात भी फिक्स है। हाइब्रिड आपको आगे लेके जा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आएगा तो VSEPR थ्योरी समझ में आएगा। जो आगे के सभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझिए कि VBT का आना कितना इंपॉर्टेंट। तो जब ये बात आई बेटा कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि भाई आपको कंप्लीटली ये पता चला कि भाई हमें यहां पर किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, किस टाइप की कंडीशन हो रही है। लेकिन जब देखो ओवरलैपिंग जो हो रही है बेटा, मैंने आपको बोला कि वो कंडीशन साइंटिस्ट ने अपने अपने बेसिस पे दिया, उसको स्टडी करके। लेकिन जब देखा गया किसी भी एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, भाई जब स्ट्रक्चर तो रियल है, किसी भी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करें वो तो रियल है। जब स्ट्रक्चर देखा गया बेटा तो उसमें ऑब्टेन्ड हुआ कि भाई यार जो ओवरलैपिंग बोल रहा है वो अलग तरीके से बोल रहा है, बट यहां स्ट्रक्चर में बहुत सारे अलग चेंजेस दिख रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, जब ये दो अलग अलग पॉइंट दिखे, भाई ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अलग था और यहां पर जो चीजें हमें मिली उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो हमें डिफरेंट दिखा मतलब चीजें फिर कॉन्ट्राडिक्ट करी होंगी, तो जाके पता चला कि भाई यहां पर कुछ और चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर कुछ और हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ। तो इट इज द लिमिटेशन ऑफ अ VBT। जो VBT की लिमिटेशन है उसी को उठा के, अब ये बात सीधी सीधी है, अगर आपको VBT नहीं पता तो ना आपको उसके लिमिटेशन के बारे में भी पता नहीं चलेगा, और जब लिमिटेशन ही नहीं पता तो लिमिटेशन से ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बना है, तो अल्टीमेटली बेटा हमारे पास पॉइंट कनेक्ट होने वाला ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो मैं फिर से पॉइंट पाना चाह रहा हूं बेटा कि VBT का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको पता चल चुका, लेकिन यहां जब स्ट्रक्चर के बारे में देखा तो उसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में क्या होता है? बॉन्ड लेंथ की बात होती है, बॉन्ड एनर्जी की बात होती है, बॉन्ड एंगल की बात होती है, ये सब बॉन्ड पैरामीटर में आता है। समझे कि नहीं समझे? ये सीखेंगे, ये मैं इसको बिल्कुल अलग से आपको बताऊंगा। जब बॉन्ड पैरामीटर हमें मिले उसके, तो बॉन्ड पैरामीटर बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि जो इस चीज को वायलेट कर रहा है, इस VBT को वायलेट कर रहा है। मतलब वायलेट का मतलब ऐसा हो सकता है कि यहां कुछ और कहना चाह रहा है, यहां पर कुछ और होगा। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैं हाइब्रिडाइजेशन में जाने से पहले, अभी उस कॉन्सेप्ट में मूव करने से पहले एक और चीज बताता हूं यहां पर, ताकि पहले उस चीज को आप दिमाग में फिर से सेट कर पाओ। और ये लिमिटेशन में आने से, लिमिटेशन को बताने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई चीजों में कुछ चेंजेस होने वाला है जो VBT के पॉइंट को वायलेट करेगा। तो उसमें पहला एक पॉइंट जो VBT के ही पार्ट में इंक्लूड मैं करता हूं जनरली, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो थोड़ा सा आपको समझा दूं। वो पार्ट ये है बेटा कि अगर हमारे पास, तो इन पॉइंट को जो बना रहा हूं ये VBT के अंदर ही लिखना,
ठीक है, इनमें मैं सीधा सीधा ये बताना चाह रहा हूं बेटा, आई रिपीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हैशटैग करके इनको बना लीजिएगा ताकि भाई आपको कहीं भी क्वेश्चन करने में फिर ये दिक्कत ना हो। कि इस पर्टिकुलर में जो हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यानी शेल इज डिफरेंट, अगर शेल हमारे पास जो है बेटा वो डिफरेंट हो जाए, अगर शेल हमारे पास जो है बेटा वो डिफरेंट हो जाए, तो उस केसेस में जो ओवरलैपिंग का ऑर्डर है, ओवरलैपिंग ऑर्डर, ओवरलैपिंग जो ऑर्डर बनेगा बेटा वो सीधा सीधा बेटा हमारे पास मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि 1 1, मतलब पहला शेल, पहले शेल पे जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, देन 1 2, देन 2 2, देन 2 3, देन 3 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? देखो ओवरलैपिंग तो ऑर्बिटल के अंदर होगी, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, बार बार ऐसा ना कहूं कि भाई ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में हो रही है, ये हो रही है, वो समझ में आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ओवरलैपिंग हम पढ़ चुके हैं। कनेक्ट हुआ इतना सबको? मैं बात किसकी कर रहा हूं? अब ओवरलैपिंग हमारे पास कहां पर अच्छी होगी, कहां पर बेटर ओवरलैपिंग होगी, ये डिपेंड करता है बेटा अलग अलग केसेस पे, जिसमें पहला केस आता है कि अगर हमारे पास n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमारा डिफरेंट हो, अगर वो डिफरेंट होगा तो उस केसेस में जो 1 1 के बीच में ओवरलैपिंग होगी वो ज्यादा बेटर होगी, देन 1 2, देन 2 2, देन 2 3, देन 3 3, इस तरीके से आगे चलते रहेगा। गॉट इट एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पहले बताइए। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा 1 1 न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है तो अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे, तो वो ओवरलैपिंग भी स्ट्रांग होगी। यस और नो? ठीक है। सेकंड केस, ये पहला केस था बेटा, इसी में मैं सेकंड केस पे ले रहा हूं, इफ n इज सेम, यानी n सेम हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, देन द ओवरलैपिंग, मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, देन द ओवरलैपिंग is depends on directional nature of orbital, उस ऑर्बिटल के डायरेक्शनल नेचर, या सबसेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि सबसेल होगा तभी ऑर्बिटल होगा, हाँ कि ना? तो कभी कभी क्या होता है, सबसेल लिखा होता है फिर कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, जब ऑर्बिटल की बात कह दी मतलब सबसेल का होना मस्ट है, जैसे सबसेल बोला तो ये बात भी सही है कि बेटा शेल का होना भी मस्ट है, और अब मेरे लिए शेल क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया, मतलब मैं एक ही शेल की बात कर रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? तो उस केसेस पे बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा? उस ऑर्बिटल या सबसेल के डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करेगा। अब ये पॉइंट आता है बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शनल नेचर? अब डायरेक्शनल नेचर को कैसे समझोगे बताओ? जी हाँ 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 हाँ, एकदम परफेक्ट याद है, गुड, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। डायरेक्शनल नेचर मतलब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किसी डायरेक्शन में है, जबकि एस में वो किसी भी डायरेक्शन में था, ऑल डायरेक्शन में इक्वल कंडीशन में दिख रहा था। पी में देखो बेटा उसका डायरेक्शन दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो दिख रहा है वो प्रॉपर्ली डायरेक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ कि ना? अब मैं पूछूं बेटा कि एस और पी में किसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा? और ये शायद उसने बता दिया, देखो आप तो क्लियर हो जाना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बोला है, हाँ कि ना?
और मैंने शायद ये भी बोला होगा कि अगर वहां पर बोला होगा कि तो इसका आगे जाके काम आएगा, तो देखो यहां उसका यूज दिख रहा है। तो डायरेक्शनल कनेक्ट हुआ बेटा सबको, डायरेक्शनल नेचर। तो डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से जहां डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा वहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एन सेम हो तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर एन सेम है तो पी और पी में हमारे पास ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर डी और डी के लिए नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा कि डी और डी के बीच में ओवरलैपिंग होकर स्पेसिफिक बॉन्ड बनता है, जिसे हम डेल्टा बॉन्ड बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला बहुत रेयर केस में बनता है, उसकी बात नहीं होगी, हम यहां जनरल केस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पी और पी में, उसके बाद एस और पी में, फिर एस और एस में, तो इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा ये स्टेटमेंट सेकंड वाला बहुत स्पेसिफिक है। अब अगर ऐसा, अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या करता है पता है, आपका ऐसा ओवरलैपिंग बना के दिखा देता है, ऐसा छोड़ दिया, या क्वेश्चन में लिख देता है कि डायरेक्शनल नेचर के बेसिस पे ओवरलैपिंग कहां पर सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन बना के रख देगा इस टाइप के। तो डायरेक्शनल नेचर अगर उसने कह दिया तो जनरली वो कहना चाह रहा है कि सेम शेल की बात हो रही है। ये अंडरस्टूड कंडीशन रखना अपने दिमाग में बहुत जरूरी है। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो अब बेटा ध्यान दो कि इन सब पॉइंट को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहां पर उसने बहुत सारी चीजें इनसे भी एक्सप्लेन की हुई है, जहां से आप कंप्लीटली रिलेट कर सकते हो। आई होप कि इतना सबको समझ में आ चुका होगा।